अब इस सीन में जब नजीब इस गुफा से होता हुआ जाता है दूसरी तरफ, तो उसकी मुलाकात वहां हकीम से होती है। लेकिन जब वो इस गुफा में होता है तो ध्यान दो कि सिर्फ इतने से एरिया से एक किरण आ रही होती है। ये एक बहुत ही गजब डिटेल है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इब्राहिम कौन था और वो कहाँ गायब हो गया। हमको बस फिल्म के एंड में उसकी फोटो दिखती है पुलिस स्टेशन में, जहां हमको पता चलता है कि पुलिस इसको ढूंढ रही है। इसके अलावा और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेल, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर तो पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर आदु जीवितम एके द गोट लाइफ आखिरकार काफी डिलेस के बाद ओटीटी पर आ गई। जिसने ये मूवी नहीं देखी है, मैं रेकमेंड करूंगा देखने को। एक वन टाइम वॉच है, लेकिन एक काफी हार्ड हिटिंग और एक इमोशनल वन टाइम वॉच है। चाहो तो मेरा रिव्यू देख सकते हो, नो स्पॉइलर है। जब मूवी रिलीज हुई थी मैंने तभी बनाया था। बाकी जो लोग ये मूवी देख चुके हैं उनके लिए है ये आज की ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर मैं 24 हिडन डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने गोट लाइफ में नोटिस करी। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो फिल्म की शुरुआत में हम नजीब को देखते हैं पानी पीते हुए, और नोटिस करो कि वो पानी एक बकरे या फिर एक भेड़ की तरह पी रहा होता है। लेकिन मजेदार डिटेल ये है कि इस सीन में वो जिस तरह से ऊपर देखता है, ऐसा डेलिबरेटली किया गया है ताकि उसकी आंखों का जो व्हाइट पोर्शन है वो ज्यादा दिखे, एज इफ वो अंधेरे में चमक रही हो। और पीछे अगर गौर करो तो ऐसे भेड़ों की आंखें भी सफेद सफेद चमक रही है। तो यहाँ पर सिंपली इस शॉट से ये इंप्लाई किया जा रहा है कि नजीब और भेड़ों में कोई भी अंतर नहीं है। इनके साथ रहते रहते नजीब भी एक कैप्टिव एनिमल ही बन गया है। एक और सिमिलर सीन हमें आगे भी देखने को मिलता है, जहाँ नजीब को रोटी चबाते हुए देखो और इस भेड़ को देखो, ऑलमोस्ट एक तरह से मुंह चला रहे हैं, जबकि इससे पहले वो सेम रोटी एक नॉर्मल इंसान की तरह खाता है। ऑब्वियसली वो इन भेड़ों के साथ सालों से रह चुका है, दिन रात उनको ही देखता है, तो कहीं ना कहीं जो उनके मैनरिज्म्स हैं उनको भी इसने अडॉप्ट कर लिया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल इस फिल्म के टाइटल रिवील में छुपी हुई है। ध्यान से देखो फिल्म के टाइटल में कैसे शुरू के लेटर्स बोल्ड हैं और आगे लेटर्स पतले होते जा रहे हैं। एंड ये चीज फिल्म में नजीब के ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करती है, जहाँ शुरू में ही इज अ हेल्दी गाय, लेकिन फिल्म के एंड तक वो एक पतला चुखंडा सा कमजोर आदमी हो जाता है, जस्ट लाइक द लेटर्स। नाइस डिटेल। अब फिल्म में आगे इब्राहिम को ओएसिस के पास कोका कोला की बॉटल मिलती है, लेकिन आखिर कोका कोला ही क्यों? वेल, इस चीज का भी एक सटल हिंट हमें फिल्म शुरुआत में देती है इस सीन में, जहां एयरपोर्ट पे हम नजीब के पीछे कोका कोला का एड देख सकते हैं। वेल, कोका कोला सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और एक टॉप कंज्यूम ड्रिंक है। एंड सऊदी की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 40% सेल्स सिर्फ कोका कोला की ही होती है। एंड इसीलिए डेजर्ट में भी इब्राहिम को उसी की बॉटल मिलती है, बिकॉज वहां वो एक कॉमन ड्रिंक है। अब फिल्म में हमें दिखाया गया है कि नजीब और हकीम को ये आदमी ले जाता है उन्हें इनका स्पॉन्सर या कफील बता के, और फिर इन्हें स्लेवरी में ढकेल देता है। और हमको लगता है कि श्री कुमार ने धोखा दिया इन लोगों को और यहाँ फंसा दिया। लेकिन फिल्म के एंड में हमको मालूम चलता है कि ये जो बंदा था ये इनका स्पॉन्सर था ही नहीं, और जो ओरिजिनल स्पॉन्सर या कफील था वो इन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने कभी आया ही नहीं। एंड उसका फायदा उठा के ये बंदा इन दोनों को ले जाता है। मतलब श्री कुमार ने धोखा नहीं दिया, इन दोनों की किस्मत ही खराब थी। लेकिन फिल्म में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है कि आखिर इनका कफील गया कहाँ और आता क्यों नहीं है। वेल, आई थिंक इसी एयरपोर्ट में एक ऐसा सीन या फिर एक ऐसा मोमेंट है जहां पर इसका जवाब हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दो तो ये बंदा हकीम से पूछता है कि तुम लोग किस फ्लाइट से आए हो, एंड हकीम बिना बात समझे बस नहीं बोल देता है। व्हाट इफ ये जो बंदा है ये इनके कफील का ही भेजा हुआ आदमी हो? क्योंकि याद करो कि ये आदमी कहता है कि आज फ्राइडे है और ऑफिस बंद होते हैं आज। तो हो सकता है कि उस कफील ने ही इस आदमी को भेजा हो इन दोनों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जो भी वर्कर इंडिया से आता है उनकी फ्लाइट के टिकट्स उनके स्पॉन्सर्स या कफील ही बुक करते हैं। तो मतलब कफील को पता होता है कि उनके वर्कर्स कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं। एंड यही इन्फॉर्मेशन दे के उस कफील ने इस आदमी को भेजा हो, जो कि ये इन लोगों से पूछता भी है। लेकिन हकीम यहाँ पर सीधा नो कह देता है, तो वहां से ये आदमी चला गया हो, एंड इसी वजह से ये लोग अपने कफील तक नहीं पहुंच पाए। इसी एयरपोर्ट सीन में हमको मालूम चलता है कि नजीब के पास एक घड़ी थी जो उसने किसी शशि को दे दी। वेल, इससे पहले वाले सीन में जब नजीब ट्रेन में बैठता है और मुंबई जा रहा होता है, तो ध्यान से देखो तो अब नजीब के हाथ में वो घड़ी देख सकते हैं, विच मीन्स मुंबई पहुंचने के बाद उसने ये घड़ी शशि को दे दी होगी। मतलब कि बहुत ही अच्छा माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल। फ्लैशबैक सीक्वेंस में हमको मालूम चलता है कि नजीब अपने गांव में नदी में से रेत या मोरंग निकालने का काम करता था। वेल, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट सेट करती है नजीब की प्रेजेंट लाइफ में, जो कि सऊदी में है, जहाँ पहले वो पानी में रेत ढूंढता था और सऊदी पहुंचते ही जहाँ रेत ही रेत है वहां पर पानी ढूंढने लगता है। अब एक बार फिल्म की टाइमलाइन को लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर कब कैसे हुआ और नजीब कितने साल सऊदी में फंसा रहा। अब इस सीन में जब ये बंदा नजीब को अपने जीजा के पास लेके आता है तो वो उसे बताता है कि वो हर साल इस त्योहार में आते हैं सिवाय पिछले साल के, क्योंकि कुवैत में जंग हो रही थी। जितना मुझे पता है वो एक ही बार इस त्योहार में नहीं आए थे, पिछले साल कुवैत में जंग हो रही थी ना। अब यहाँ पर वो जिस कुवैत में होने वाली जंग की बात कर रहा है वो हुई थी 2 अगस्त 1990 से लेके 28 फरवरी 1991 तक। अब ये जो फेस्टिवल हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको कहते हैं ओआ चिरा काले कट्टू, जो कि ओनम के दौरान मनाया जाता है, यानी कि अगस्त से सितंबर के महीने के बीच में। अब अगर कुवैत वाली जंग 2 अगस्त 1990 को शुरू हुई थी तो इसका मतलब इसके जीजा ने 1990 वाले इस फेस्टिवल को मिस किया था। एंड सिंस 28 फेब 1991 यानी कि साल के शुरू में ही जंग खत्म हो जाती है, तो मतलब ये जो वक्त हम देख रहे हैं ये 1991
2001 है एंड यही वो साल है जब नजीब सऊदी जाता है। अब आगे फिल्म में जब ये मलयाली रेस्टोरेंट वाला उसे रहने की जगह देता है और उसके बाल कटवाता है तो हम यहाँ एक न्यूज़पेपर देख सकते हैं जहाँ ईयर है 1994, विच मीन्स कि नजीब टोटल 3 साल सऊदी में फंसा रहा। अब ये टूटा हुआ बटन सबको याद होगा जिसके थ्रू नजीब अपनी बीवी जायना को देखता है। अब इस बटन पे काफी फोकस रखा गया है, इसको एज अ सुवेनियर दिखाया गया है जो कि उसकी बीवी से जुड़ा हुआ है, जो कि इस पॉइंट के बाद हम इस फिल्म में नहीं देखते हैं। अंटिल इस पॉइंट पे जब नजीब भागने वाला होता है तो उसको ये टूटा हुआ बटन फिर से मिलता है जिसमें से वो अगेन वैसे ही देखता है। ये एक बहुत ही सटल प्लॉट डिवाइस है जो कि इंडिकेट करता है कि वो अब दोबारा से अपनी बीवी से रीयूनाइट होने वाला है। अब ये जो बूढ़ा चरवाहा होता है जो क्लियरली यहाँ बहुत टाइम से होता है, यहाँ वो इस ऊंट से एक लाइन कहता है कि मैं एक दिन तुम लोगों को खिलाते हुए मर जाऊंगा। वेल ये डायलॉग इस बंदे की फेट की अल्टीमेट फोरशैडोइंग होती है, जहाँ ये सीन वो आखिरी सीन होता है जहाँ हम उसको देखते हैं, जिसके बाद से अगली सुबह वो गायब हो जाता है एंड काफी समय बाद नजीब को उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो अज्यूमिंग कि ये उस रात या फिर अगली सुबह मर गया तो इन अ वे एक्चुअली में जो आखिरी काम उसने किया वो इन जानवरों को खाना खिलाना है, जिसके बाद वो मर गया। एंड टू कंफर्म कि ये वही है तो देखो इस लाश के हाथ में हम वो कड़ा देख सकते हैं जो वो हमेशा पहनता था, कंफर्मिंग कि ये डेड बॉडी उसी बंदे की है। एक और चीज यहाँ गौर करने वाली है कि ये बंदा एक बार भी मेंशन नहीं करता कि वो गया कहाँ, भाग गया या मिसिंग है या कुछ भी, विच मेक्स मी थिंक कि इन लोगों ने ही उसको जान से मार दिया होगा। एंड इससे पहले हम फिल्म में देखते भी हैं कि ये जो कफील होता है ये बंदूक रखता है एंड ऑलमोस्ट नजीब को मारने के लिए भी रेडी हो जाता है, तो माइट भी तैश में आके इसने उसको भी मार दिया होगा किसी वजह से। अब इसी सीन में नजीब को वल्चर्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन बाय देयर नेचर वल्चर्स कभी भी लाइव ह्यूमन या लाइव एनिमल्स पर अटैक नहीं करते। वो स्कैवेंजर्स में आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाशों पर अपना हाथ साफ करते हैं, अनलेस एक कंडीशन है जहां पर वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, और वो तब जब कोई उस लाश को टच करे जिसको ये लोग खा रहे होते हैं या फिर कोई दूसरा जानवर उस लाश को खाने की कोशिश करे। एंड यहाँ नजीब उसकी लाश को टच करता है और वल्चर्स को खाने में इंटरप्ट करता है, इसी वजह से उसके ऊपर ये लोग अटैक कर देते हैं। एक और चीज गौर करो कि जब भी नजीब ये अचार खाता है तो अचार के शीशे को स्मेल करता है पहले, लेकिन क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि इतने सालों में वो अचार की महक इकलौती ऐसी चीज बची हुई है उसके पास जो उसके घर और उसकी बीवी से एसोसिएटेड है, एंड उसे बार बार स्मेल करके वो बस अपनी उस दुनिया को याद करता है जिससे वो बहुत दूर है। अब इस सीन में जब नजीब इस गुफा से होता हुआ जाता है दूसरी तरफ तो उसकी मुलाकात वहाँ हकीम से होती है, लेकिन जब वो इस गुफा में होता है तो ध्यान दो कि सिर्फ इतने से एरिया से किरण आ रही होती है। ये एक बहुत ही गजब डिटेल है। ये अंधेरी गुफा दर्शाती है नजीब के करंट स्टेटस को, जहाँ उसकी लाइफ भी ऐसे ही गुफा की तरह अंधेरे में है, लेकिन उसमें ये छोटी सी किरण दर्शाती है उसकी अंधेर जिंदगी में एक उम्मीद की किरण को, जो कि उसको आगे मिलती है हकीम के रूप में, जहाँ हकीम उसको इब्राहिम से मिलवाता है जिससे नजीब के अंदर इस जगह से भागने की उम्मीद जागती है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो नजीब होता है वो मसारा में पूरी तरीके से अकेला होता है, उसके पास बात करने को कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो इकलौती चीज जो वो सबसे ज्यादा बोलता है वो है इन भेड़ों को भगाने या बुलाने वाली वो आवाज जो वो निकालता है। एंड ये जो आवाज है वो उसके वोकैब में इस तरीके से डोमिनेंट है जो कि हम इस सीन से समझ सकते हैं, जहां जब वो हकीम को पहचान नहीं पाता और बुलाता है वो उस वक्त भी वही सेम आवाज निकालता है। एंड ये वो डेलिबरेटली या जानबूझकर नहीं करता, ये अपने आप उसके मुंह से निकलती है, क्योंकि इस जगह में इतने साल रहने के बाद इसके अलावा वो हार्डली कुछ और बोलता है, एंड इसीलिए उसके बोलने के तरीके में भी एक बदलाव आता है और उसकी जो स्पीच है वो स्लर हो जाती है। आई मीन ऐसी छोटी डिटेल से डायरेक्टर कितने बढ़िया तरीके से इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि इन हार्डशिप्स का कितना असर पड़ा है नजीब के ऊपर। हकीम जब अपने लेटर में इब्राहिम को मेंशन करता है तो वो कहता है कि जैसे अल्लाह ने मूसा पैगंबर को भेजा था वैसे ही इसको हमारे लिए भेजा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो पैगंबर मूसा का रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है वो सिंबॉलिकली काफी एप्ट है इस फिल्म की कहानी और इब्राहिम कादरी के कैरेक्टर को लेकर, एंड इस रेफरेंस को एक मेटाफोरिक वे में यूज किया गया है। इस्लामिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मूसा अलैहिस्सलाम ने हेब्रूज को स्लेवरी से आजाद करवाया था जो कि वो इजिप्शियंस के अंडर करते थे, जैसे कि इब्राहिम यहाँ पे नजीब और हकीम को स्लेवरी से आजाद करवाता है जो कि वो अरब्स के अंडर कर रहे होते हैं। अब हमें फिल्म के इस पॉइंट पे समझ आता है कि नजीब इन भेड़ और ऊंटों से इमोशनली अटैच हो चुका है एक हद तक, एंड इसीलिए एक छोटा सा इमोशनल एक्सचेंज भी हम देख सकते हैं। बट फिल्म में इससे पहले भी एक सीन है जहां पर हमें इस चीज का हिंट मिल जाता है। जब ये लोग कफील के बेटे की शादी की पार्टी कर रहे होते हैं तो ये नजीब को भेड़ की टांग देता है खाने को, जिसको इनिशियली देख के नजीब खुश हो जाता है, बट जस्ट अगले मोमेंट उसे एहसास होता है कि ये इन्हीं भेड़ों में से एक को मार के बना है, एंड तुरंत उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और मीट जैसी चीज जो कि उसने सालों से नहीं देखी होगी वो हाथ में आके भी वो नहीं खाता। एक और बहुत ही अच्छी कॉन्टिन्यूटी डिटेल मैंने नोटिस करी इस फिल्म में, यहाँ इस कार के शीशे को देखो जिसमें नजीब सोता है। शुरू में ये सही होता है लेकिन आगे फिल्म में हम देखते हैं कि ये टूटा हुआ है और ढेर सारे क्रैक्स हैं। वेल क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं जो कि काफी हाई स्पीड के होते हैं, एंड उन सैंडस्टॉर्म में छोटे
छोटे कंकड़ भी होते हैं एंड उन्हीं कंकड़ की वजह से जो इस शीशे में टकराते रहते हैं उसी की वजह से ओवर द टाइम इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। अब बहुत से लोगों में ये सवाल था कि आखिर इन लोगों ने भागते टाइम ऊंटों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आखिर जो इतने ऊंट थे उनमें से 3 चुरा क्यों नहीं लिए, उससे ये लोग आसानी से एस्केप भी कर जाते और थकते भी ना। लेकिन नहीं, इब्राहिम का यही पॉइंट था कि उन लोगों को अननोटिस यहाँ से गुजरना है एंड अगर ये लोग ऊंट से जाते तो उनको डेजर्ट में स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता एंड अगर वो पकड़े जाते तो वो दूसरे के कैमल चुराने के जुर्म में पकड़े जाते। एंड जो चोरी है वो सऊदी अरेबिया के लॉज में एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसका चार्ज अगर नजीब पे लग जाता तो उसको आउटपास भी ना मिलता और वो कभी भी इंडिया वापस नहीं जा पाता। इस सीन में देखो कि कैसे इब्राहिम के हेड के अराउंड सूरज लाइन अप कर रहा है। ऐसा हमने गॉड्स के इमेजेस में भी देखा है जहां पर उनके सर के पीछे ऐसे तेज रोशनी होती है। तो यहाँ इस सीन में इब्राहिम को एक गॉड टाइप फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि एट दैट मोमेंट नजीब और हकीम के लिए वो एक गॉड ही है जो उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए आया है। यहाँ जब हकीम और नजीब को मिराज आता है पर बाद में वो देखते हैं कि वो एक ऊंट की लाश है तो नोटिस करो कि हकीम यहाँ कहता है कि पानी ना मिलने की वजह से ये मर गया, जो कि आगे हकीम की डेथ को फोरशैडो करता है जो कि पानी ना मिलने की वजह से ही मर जाता है। जब नजीब और इब्राहिम को ओएसिस मिल जाता है तो नजीब दौड़ते हुए पानी पीने जाता है लेकिन इब्राहिम उसे रोकता है पानी पीने से। ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और वो है कंडीशन जिसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, जहां पर अगर आप बहुत ही लंबे समय तक डिहाइड्रेट रहते हो और अगर अचानक से ढेर सारा पानी पी लेते हो तो आपकी जो किडनी है वो उस एक्सेस वाटर को फिल्टर आउट नहीं कर पाती और आपके ब्लड में जो सोडियम कंटेंट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है जो कि एक हद तक जानलेवा भी हो सकता है, वो भी ऐसे एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के कंडीशन में जिसमें नजीब गुजर रहा होता है। एंड इसीलिए यहाँ पे इब्राहिम इसे पहले थोड़ा सा पानी देता है। अगेन नाइस डिटेल। आगे जब इब्राहिम गायब होता है तो वो नजीब के लिए पानी और एक खजूर छोड़ के जाता है। इसी सीन में गौर करो तो हम यहाँ नजीब के पास खजूर पड़े हुए देख सकते हैं एंड इब्राहिम ने भी यहीं से उठाया होगा। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इब्राहिम कौन था और वो कहाँ गायब हो गया। हमको बस फिल्म के एंड में उसकी फोटो दिखती है पुलिस स्टेशन में जहां हमको पता चलता है कि पुलिस इसको ढूंढ रही है। इसके अलावा और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेल, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज कि इब्राहिम कादरी खुद भी एक स्लेव है जो मल्टीपल टाइम्स एस्केप कर चुका है एंड एक इलीगल इमिग्रेंट है एंड इसी वजह से उसकी फोटो यहाँ दीवार पे है एंड यही रीजन है कि उसको रूट्स का अंदाजा है और डेजर्ट में सर्वाइवल के तरीके पता है क्योंकि वो सालों से इन डेजर्ट्स में भागता हुआ आ रहा है। लेकिन सिंस वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में है इस वजह से वो सऊदी से बाहर नहीं भाग सकता क्योंकि अगर पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसको सजा मिलेगी जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक कभी ना खत्म होने वाली एक हाइड एंड सीक गेम है। एंड इसीलिए जब नजीब रोड के पास पहुंच जाता है तो वो वहां से गायब हो जाता है एंड ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसकी वजह से नजीब को पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। दूसरी थ्योरी ये आती है कि इब्राहिम एक सुपर नेचुरल एंटिटी हो सकता है या फिर एक स्पिरिट हो सकता है क्योंकि हम थ्रू आउट द फिल्म उसकी ड्यूरेबिलिटी को देखते आ रहे हैं विच इज टू अननेचुरल। उसको पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डिहाइड्रेट नहीं होता, थकता नहीं, वो सैंड स्टॉर्म तक विथस्टैंड कर लेता है। आई मीन एज कंपेयर टू नजीब और हकीम वो अनहिंज रहता है अपनी पूरी जर्नी के दौरान। तो व्हाट आई थिंक इब्राहिम खुद भी एक स्लेव होगा जो मर चुका होगा एंड अब वो एक आत्मा या स्पिरिट है जो कि उसी तरह के दूसरे लोगों को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है एंड काम खत्म होते ही वहां से गायब हो जाता है। इस सीन में जब ये शेख नजीब को छूता है तो देखो नजीब कैसे डरने लगता है। वेल, यहाँ पर नजीब का ट्रॉमा टेक ओवर करने लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे सिमिलर कपड़े पहने एक आदमी की वजह से वो इस नर्क में फंसता है। बट देन यही एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट हमको इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अगर एक नस्ल में बुरे लोग होते हैं तो उसी नस्ल में अच्छे लोग भी होते हैं। अब एक और सवाल जो सबके मन में आया होगा कि आखिर नजीब जेल क्यों जाता है फिल्म के एंड में। वेल, आउट पास के लिए। अब आउट पास एक एग्जिट वीजा होता है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जहां उनको एक शॉर्ट टर्म जेल में सर्व करना होता है एंड देन उन्हें उनकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। सिंस नजीब के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एक इलीगल इमिग्रेंट है एंड इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि वो इंडिया वापस जा सके। तो भाई यहाँ खत्म होती है द गोट लाइफ हिडन डिटेल्स वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।